हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 यूनिट नंबर 2 के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है कलेक्शन ऑफ डाटा, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। उसके अगले टॉपिक को आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ डाटा वो कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कलेक्शन ऑफ डाटा का क्या मतलब है, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी हम किसे कहते हैं, डेटा से हम क्या समझेंगे, इन्वेस्टिगेटर, एन्यूमरेटर और इन्फॉर्मेंट्स, ये तीन कौन कौन से लोग होते हैं जिनको हम कलेक्शन ऑफ डाटा में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम लोगों ने बात कर लिया है सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसके अंदर मैंने आपको दो सोर्सेज बतलाए थे, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्सेज। और एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर फिर हम लोगों ने दो सोर्सेज डिस्कस किए, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इतनी बातें ख़त्म कर ली हैं हम लोगों ने। उसके बाद मैंने जो लास्ट टॉपिक ख़त्म किया था, जिसके बाद से हम इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो आखिरी टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ये दोनों डेटा को डिफाइन करते हुए मैंने आपको उसकी मीनिंग को बताया था कि प्राइमरी डेटा हमारा वो डेटा होता है जिसको हम पहली बार कलेक्ट करते हैं अपने खुद के पर्पस के लिए। हम मतलब इन्वेस्टिगेटर। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डेटा पहली बार कलेक्ट किया जाएगा फॉर हिज ओन पर्पस, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक सारे काम डेटा कलेक्शन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेटर अगर खुद करें तो उस डेटा को हम प्राइमरी डेटा के नाम से जानेंगे। सेकेंडरी डेटा की बात करें तो वो एक ऐसा डेटा था जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, द डेटा विच इज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, पहले से किसी के द्वारा कलेक्ट किया जा चुका है। और अगर आप उस डेटा को अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हो तो वो आपका सेकेंडरी डेटा था। दोनों ही टाइप ऑफ डेटा के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, किस बेसिस पर, किस आधार पर अंतर है, हम लोगों ने ये जान लिया है। और आज के क्लास में हम उसके आगे अगले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और अगला टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। हम बात करने वाले हैं कि कितने मेथड्स होते हैं फॉर डेटा कलेक्शन। मतलब जो दो टाइप के डेटा हैं हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इन दोनों ही टाइप ऑफ डेटा को हम कितने तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं, हम इस टॉपिक के अंदर उन्हीं सारे मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि डेटा जो है वो दो टाइप का है। डेटा की बात कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो ये हमारे दो तरह के हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो चूंकि डेटा दो टाइप के हैं तो फिर इन दो अलग अलग टाइप ऑफ डेटा को कलेक्ट करने का जो मेथड है हमारा वो भी अलग अलग है। प्राइमरी डेटा को हम कितने तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं और सेकेंडरी डेटा को हम कितने तरीकों से कलेक्ट कर सकते हैं, हम पहले तरीकों के नाम जान लेते हैं और फिर वन बाय वन करके हम सारे मेथड्स को कंप्लीट कर लेंगे। देखो, प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से जो सबसे पहला मेथड है वो कहलाता है, या उसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहला तरीका फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, द मेथड इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखो, अभी मैं सारे मेथड्स को डिटेल में आपको नहीं बताती हूँ, पहले हम सारे मेथड्स के नाम जान लेते हैं, फिर वन बाय वन करके हम सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। और भी तरीके हैं प्राइमरी डेटा को ही कलेक्ट करने के।
दूसरे तरीके का नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. The second method for the collection of primary data is known as indirect oral investigation. थर्ड मेथड जो है उसका नाम है इंफॉर्मेशन थ्रू local sources or correspondence. Third method for the collection of primary data is known as information through local sources or correspondence. अगला तरीका भी है, मतलब एक और मेथड है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन थ्रू questionnaire and schedule. क्वेश्चनायर और शेड्यूल की मदद से भी डेटा कलेक्शन किया जा सकता है, और क्वेश्चनायर और शेड्यूल की जहाँ पे हम बात करते हैं तो इस तरीके से, मतलब क्वेश्चनायर की मदद से या शेड्यूल की मदद से डेटा को कलेक्ट करने के दो तरीके होते हैं. मतलब इस मेथड में हमको दो तरीके डिस्कस करने होंगे. पहले मेथड का नाम है मेलिंग मेथड. विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनायर डेटा कलेक्शन हम दो तरीके से करते हैं. एक तो मेलिंग मेथड हो सकता है, दूसरा हो सकता है हमारा एन्यूमरेटर्स मेथड. ये हमारा सेकेंड मेथड होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा. और ये दोनों तरीकों के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे आगे इसी टॉपिक के अंदर. फिलहाल हम एक और जो तरीका है प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का उसका नाम जान लेते हैं. एंड द नेक्स्ट और द लास्ट मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा इज नोन एज टेलीफोनिक इंटरव्यू. और इस तरह से टोटल 5 तरीके हैं जिनकी मदद से हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं. अब आप बात समझोगे कि हमें इन पांचों मेथड, अच्छा सबसे पहली बात है कि ये 5 तरीके क्यों हैं. डेटा तो हमारा एक ही टाइप का है, प्राइमरी, फिर इसके कलेक्शन के लिए हमारे पास इतने सारे मेथड्स क्यों हैं भाई. तो ऐसा है कि इकोनॉमिक सिचुएशंस जो हैं वो एरिया वाइज डिफर करते हैं. सिचुएशंस, कंडीशंस, अवेलेबल नंबर ऑफ आइटम्स इन द पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वैरी करते हैं, वेरिएबल्स हैं. अब सिचुएशन अलग अलग हैं. आप अलग अलग जगह पर अगर किसी एक ही मेथड का इस्तेमाल करते हो फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा तो इसमें आपको काफ़ी मुश्किल आएगी, और मोस्ट ऑफ टाइम या मोस्ट ऑफ प्लेसेस पर आप एक पर्टिकुलर मेथड को यूज़ भी नहीं कर पाओगे. सो इसीलिए क्या होता है कि अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग लोग हैं. सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशंस हमारे पास अलग अलग तरीके हैं कि हम इनमें से कोई भी एक तरीका किसी एक खास तरह के प्लेस पर या सिचुएशन पर यूज़ कर सकते हैं. अब है कि कौन सा तरीका कहाँ पर यूज़ होगा, ये भी एक सवाल है कि किस मेथड का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, कब करेंगे. तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे जब हम इन सारे मेथड्स को डिटेल में जान रहे होंगे तब. और मैं बता दूं यहीं पर आपको कि इन पांचों मेथड्स के बारे में हमें कुछ बातें पढ़नी हैं. जैसे सबसे पहले हमें जानना है मीनिंग, तो हम हर एक मेथड का मतलब जान लेंगे. फिर हमको हर एक मेथड की सूटेबिलिटीज़ जाननी है. जैसा कि मैं अभी बता रही थी कि कोई भी एक मेथड आप हर जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, तो इनमें से कोई एक ऐसा खास तरीका होगा जो किसी खास तरह के इन्वायरमेंट पर या सिचुएशन पर यूज़ किया जाएगा. तो कौन सा तरीका किस तरह के सिचुएशन में यूज़ होगा, यूजेबल होगा, उनको हम डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक ऑफ सूटेबिलिटीज़. नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेंगे मेरिट्स ऑफ ईच मेथड्स. हर एक मेथड का वन बाय वन करके हम जान लेंगे इनके मेरिट्स क्या क्या हैं, और फिर हम लोग
हर एक मेथड के डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये 4 बातें हम इन 5 मेथड के बारे में 1 बाय 1 करके जानने वाले हैं। उसके बाद हमारा प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के सारे मेथड जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे और फिर हम पहुंच जाएंगे हमारे सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन के तरीके पर। अब यहाँ पे आप एक बात समझिएगा, सेकेंडरी डेटा ये वो डेटा है जिसको हम पहली बार कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको कलेक्ट करने के कोई वैसे बहुत तरीके नहीं होते हैं, बस ऐसा है कि इस तरह के इंफॉर्मेशन को हम कैसे पा सकते हैं, प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो तरीके बोल सकते हो आप। यहाँ पे मेथड्स वर्ड भी चलेगा फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। साथ में अगर आप बोलते हो सोर्सेज फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा तब भी सही है, सोर्सेज भी बोल सकते हैं आप कि सेकेंडरी डेटा के प्राप्त करने के कितने स्रोत हो सकते हैं। तो दो तरीके होंगे। पहला होता है आपका पब्लिश्ड सोर्स, पहला मेथड है आपका पब्लिश सोर्स, और दूसरा मेथड जो है उसे हम कहते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज। और सेकेंडरी डेटा को इस तरह से हम 2 स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम तरीके भी बोलेंगे या फिर हम इनको सोर्सेज भी कह सकते हैं। और इतनी बातों को डिस्कस कर लेने के बाद, जान लेने के बाद, हमारा जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अगले टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने सारे मेथड्स के नाम जान लिए 1 बाय 1 करके। अब हम इनमें से हर एक मेथड को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के पहले तरीके से। जिसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। देखिए नाम से क्या पता चल रहा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसमें हम डेटा के कलेक्शन के लिए डायरेक्टली और पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मतलब तो सीधा सीधी यही निकल रहा है। अब डेटा कलेक्शन में जो लोग यूज़ किए जाते हैं या जिन लोगों के कंट्रीब्यूशन से डेटा का कलेक्शन होता है, अब ज़रा हम उनका इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करते हुए हम इसके मीनिंग को सबसे पहले जानेंगे। मीनिंग क्या है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का? तो ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, पर्सनली मिलते हैं विद द इन्फॉर्मेंट्स, वैसे लोग जिनसे जानकारी चाहिए। तो जिन लोगों से जानकारी चाहिए उन लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए जब इन्वेस्टिगेटर पर्सनली जाकर डेटा का कलेक्शन करते हैं, जाकर 1 बाय 1 करके लोगों से मिलकर, पर्सनली मतलब मिलकर जब जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उस तरीके को हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्लास 11 के बच्चों के बारे में जानकारी चाहिए अबाउट देयर हॉबीज़, उनके हॉबीज़ जाननी है मुझे। तो अगर मैं 1 बाय 1 करके जाऊंगी और पर्सनली कॉन्टैक्ट करके 1 बाय 1 करके मिलकर मैं हर एक बच्चे से उनकी जानकारी लूँगी, तो जो तरीका मैं इस्तेमाल कर रही होंगी उस तरीके को डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे। सो इस मेथड को आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स। It is the method by which data are personally collected
by the investigator from informants. इन्फॉर्मेंट से जब पर्सनली डेटा का कलेक्शन किया जाएगा बाय द इन्वेस्टिगेटर, तो उस तरीके को, उस मेथड को हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। अब हमको जानना है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड की सूटेबिलिटीज़ क्या क्या है, कब हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, किन परिस्थिति में, किन सिचुएशंस पर। तो सबसे पहला देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज सूटेबल व्हेन, सबसे पहला, अगर आप जिस एरिया की स्टडी कर रहे हो, अगर वो एरिया का साइज छोटा है, अगर आप जिस भी क्षेत्र से जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो एरिया स्मॉल है इन साइज, तो उस केस में आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस मेथड में हम 1 बाय 1 करके पर्सनली कलेक्ट करते हैं डेटा को। तो पर्सनली जब आप लोगों से मिलते हो तो फिर आप इस तरीके को बहुत बड़े क्षेत्र में इस्तेमाल अगर करते हैं तो उस केस में आपको काफ़ी दिक्कत, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप छोटे एरिया में इस मेथड को यूज़ करोगे तो आप इजीली, बहुत ही कन्वीनियंस के साथ इस मेथड को यूज़ कर पाएंगे। सो दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल एज इन लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन सूटेबिलिटी कि अगर व्हेन या इफ the high degree of accuracy in data is needed, अगर हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं उस जानकारी में हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमें सही इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो फिर उस केस में हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम पर्सनली डेटा का कलेक्शन करते हैं। पूरे चांसेस हैं कि जब हम पर्सनली 1 बाय 1 करके लोगों से मिलकर उनकी जानकारी लें तो फिर उस केस में हमें सही जानकारी मिल जाए और सटीकता जो है वो काफ़ी ज़्यादा भी मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें आपको एक्यूरेसी की डिग्री बहुत हाई चाहिए, आप इस मेथड के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, डेटा कलेक्शन आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगर व्हेन ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल डेटा इज रिक्वायर्ड, अगर आपको ओरिजिनलिटी की ज़रूरत है, वास्तविकता की ज़रूरत है, आप रियल डेटा बिल्कुल कलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी मुद्दे पर, तो फिर उस केस में आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करते वक्त बता दिया है कि इस मेथड में हम पर्सनली डेटा का कलेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि पूरे चांसेस होते हैं कि हमको सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक उसी तरह से जब हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो पूरे चांसेस होते हैं कि हमें ओरिजिनल डेटा भी मिल सकता है। तो इस तरह से सूटेबिलिटी का थर्ड पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है कि अगर हमें ओरिजिनल डेटा की ज़रूरत है तो फिर उस केस में हम इस मेथड का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फॉर्मेंट्स आर नेसेसरी, अगर आप कोई ऐसी बात की जानकारी चाहते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना ज़रूरी है, आपको मिल करके ही जानकारी प्राप्त करनी हो अगर, और आपको मिलने से ही सही जानकारी अगर प्राप्त होगी, डायरेक्ट कांटेक्ट करना अगर नेसेसरी है, कोई भी ऐसा मुद्दा हो सकता है जिस पे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना ज़रूरी है, तो वैसे केसेस में आप इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा।
चूँकि देखिए, अच्छा इसके एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप कोई सरकारी योजना के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या ट्रू इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पर, तो फिर उस केस में आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। जो लाभान्वित लोग हैं, जो बेनिफिशियरीज सोसाइटी है या पार्ट ऑफ सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी है, आपको उनसे मिलना होगा और मिलकर आपको उनसे जानकारी लेनी होगी कि उन्हें उस पर्टिकुलर योजना का क्या लाभ मिला है या क्या उनको नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह की कोई जानकारी है तो हमें मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर सेकेंडरी आंकड़ों या सेकेंडरी डेटा के पास जाएं तो वहाँ से हमें गलत जानकारी मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो वैसे प्लेसेस में आपको ये मेथड जो है वो हेल्प करेगा फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा। एक और पॉइंट है सूटेबिलिटीज़ में, इधर आ जाते हैं थोड़ा। अगर आपको सीक्रेसी ऑफ डेटा मेंटेन करना है, अगर आप कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिस जानकारी को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है, गोपनीयता उसकी बनाए रखने की ज़रूरत है, तो फिर वैसे केसेस में आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे। क्योंकि हमने पहले ही देख लिया, इस मेथड में पर्सनली डेटा का कलेक्शन होता है। पर्सनली एज एन इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट्स, वन टाइम बस ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेंट से जानकारी इन्वेस्टिगेटर को मिल रहा है, वही जानकारी किसी भी दूसरे इन्फॉर्मेंट्स को पता नहीं लग पाएगी, क्योंकि पर्सनली कांटेक्ट हो रहा है। किसी दूसरे इन्फॉर्मेंट से जो जानकारी ली वो पहले को नहीं पता चलेगी, अगेन पर्सनल है। सो सीक्रेसी अगर हमें मेंटेन रखनी हो तो फिर हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। एंड द नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इज इन सूटेबिलिटी कि इफ द रिलायबल डेटा इज नीडेड, अगर आपको भरोसेमंद जानकारी की ज़रूरत है तो फिर उस केस में आप इस मेथड का इस्तेमाल करोगे। ये मेथड आपको हेल्प करेगा कि आपको भरोसेमंद जानकारी मिल सके। क्योंकि हम जब पर्सनली कांटेक्ट करते हैं तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि हमें भरोसेमंद जानकारी की प्राप्ति हो जाए, वो हमें प्राप्त हो जाए। लोगों से मिलोगे तो फिर जो सवाल पूछोगे उनसे जो जवाब मिलेगा, काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि वो आपको सही जवाब दे दें। और इस तरह से कुछ पॉइंट्स में हम लोगों ने सूटेबिलिटीज़ देख लिया है ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की अगर ऐसी कोई स्थिति है तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट दिस मेथड कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का मेरिट क्या क्या है। इस मेथड के गुण हमने मीनिंग देखा, सूटेबिलिटीज, अब हम मेरिट पर हैं। ये चारों बातें हमें सारे मेथड्स के बारे में जाननी है। तो मेरिट में, या मेरिट एज इन इस मेथड के इस्तेमाल से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इस तरीके के गुण क्या क्या हैं। तो देखो, सबसे पहला जो मेरिट है वो यही है। अच्छा, मेरिट क्या, एक ट्रिक बता दूं कि सूटेबिलिटीज़ के काफ़ी पॉइंट्स मेरिट में होते हैं। तो अगर आप इस मेथड का, यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको हाई डिग्री में एक्यूरेट डेटा मिलने के चांसेस होते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब दिस मेथड इंश्योर्स हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन कलेक्टेड डेटा। इस मेथड के इस्तेमाल से जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो सटीक होती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चांसेस होते हैं कि वहाँ से वो जानकारी आपको करेक्ट मिल जाए, ज़्यादा करेक्ट जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। तो दिस इज अ मेरिट of this method first. Second, with the help of direct personal investigation we get the original data too। आप अगर इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस केस में आपको ओरिजिनल डेटा भी मिलने के चांसेस होते हैं और काफ़ी हद तक आपको सही और सटीक और वास्तविक जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ये भी एक गुण है इस मेथड का। अगला पॉइंट है, इस मेथड के इस्तेमाल से हमें रिलायबल डेटा भी मिलता है, भरोसेमंद जानकारी भी हमको मिलती है। तो रिलायबिलिटी भी इंश्योर करता है ये मेथड। अगला पॉइंट है, ये तरीका हमारा
इलास्टिक मेथड है। देखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक इलास्टिक तरीका है, इसको आप फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी बोलने का मतलब हुआ कि आप इस मेथड के इस्तेमाल के वक्त थोड़े बहुत चेंजेस रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा कर सकते हो। किस तरह के चेंजेस कर सकते हैं? तो क्योंकि इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर खुद जाते हैं फील्ड में, अलग अलग लोग होते हैं फील्ड में, सोसाइटी में अलग अलग लोग, मतलब उनकी भाषा अलग होती है, उनके समझने की क्षमता अलग होती है, उनके बोलने की क्षमता अलग होती है। तो क्योंकि अब लोग अलग अलग हैं, भाषा का ज्ञान उनका अलग है, तो अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करते हो तो अलग अलग लोगों से आप अलग अलग तरीके अपनाकर, अलग अलग सवाल बोलकर, अलग भाषा में एक ही सवाल को बोलकर जानकारी ले सकते हो। तो ये जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, मान लीजिए कि आप इनकम पता कर रहे हो और आप 2-3 लोगों को कन्फ्रंट कर चुके हैं, ABC मान लो, तो A से तुमने इंग्लिश में सवाल पूछा बिकॉज वो हिंदी नहीं जानता, तो तुमने उससे इंग्लिश में उसका इनकम पूछ लिया, उसने तुमको जवाब दे दिया। वहीं जब तुम B के पास पहुंचे तब B जो है वो हिंदी जानता है, उसको इंग्लिश नहीं आती, तो तुमने उससे उसकी आय, उसकी सैलरी, उसका इनकम तुमने उससे हिंदी में पूछा, तो उसने तुमको जानकारी दे दिया हिंदी में। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सेम ही सवाल है, बट हमने उसको पूछने के तरीके या पूछने का जो भाषा है वो बदल के पूछा, या किसी से एक सवाल पर जवाब आ गया और किसी से C से जब हमने पूछा कि आपकी इनकम क्या है भाई, तो उन्होंने बोला कि इनकम मंथली बताऊं कि वार्षिक बताऊं, मंथली बताऊं कि ईयरली बताऊं, एनुअल बताऊं। तो तुमने फिर उसको बोला कि नहीं, आप हमें अपना एनुअल नहीं मंथली इनकम बताइए। तो जब तुमने एक सवाल पूछा तो उसको समझ नहीं आया, तुमने उसको समझाते हुए 2 और सवाल पूछ लिए। तो ये अच्छा, A और B से तुमने एक ही बार सवाल पूछना, उन्होंने तुमको डायरेक्टली जवाब दे दिया। तो थोड़े बहुत चेंजेस रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ डाटा रिलेटेड टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन हम चेंज कर पा रहे हैं। कब? जब हम इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इसी वजह से इस मेथड को हम इलास्टिक कहते हैं। क्योंकि ये इलास्टिक तरीका है तो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके अपनाकर उनसे जानकारी प्राप्त करने में हमें मदद करता है। और इसी के साथ अगला पॉइंट आ जाएगा मेरिट में, दैट इज यूनिफॉर्मिटी। देखिए, अगर आप इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग लोगों से अलग तरीके अपनाओगे और तुमको यूनिफॉर्म डेटा मिल जाएगा। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जैसा कि मैं बता रही थी, हमने ABC से सवाल किया और उनसे हमने अलग अलग तरीके अपनाए और हमने सेम सवाल किया, उनके इनकम के बारे में जानकारी मिल गई है। तरीके भले अलग अपना लो, सवाल भले बदल दो, लेकिन जानकारी तुमको एक जैसी मिलेगी। और ये मेरिट इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन अगर मिलता है तो उसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और कंपैरिजन के बाद हम इजीली निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तुलना करके आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो ये इस मेथड का गुण है। उसके अलावा इस मेथड के मेरिट में एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे और वो पॉइंट होता है रिलेटेड डेटा। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड वी गेट द रिलेटेड डेटा टू। जिस इंफॉर्मेशन की जानकारी आप प्राप्त कर रहे हो और करने के लिए आप इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो, इस मेथड से बेनिफिट ये मिल जाएगा कि जो जानकारी चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, साथ में संबंधित आंकड़े भी प्राप्त हो जाते हैं। मैंने बच्चों से उनकी हॉबीज़ जाननी थी मुझे, तो मैंने हॉबीज़ के बारे में सवाल किए उनसे। अब मैंने बच्चों से पूछा कि आप नाम बता दो, घर पे कौन कौन है, आपके फादर साहब क्या करते हैं, और बता दो आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे हॉबीज़ जाननी थी बच्चों की। मैंने साथ में 2-4 सवाल और किए थे, जैसे नाम क्या है, उनका एड्रेस बता दो, फादर क्या करते हैं। तो रिलेटेड डेटा भी प्राप्त हो जाता है इस मेथड में। फ़ायदा ये है, या मेरिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रिलेटेड डेटा है, इन्फॉर्मेशन आपको नुकसान नहीं करने वाला है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नुकसान तो नहीं करेगा, हाँ यूज़ हो सकता है किसी अदर स्टडीज़ में। तो ये इस मेथड का मेरिट है। और इसी के साथ इस मेथड के जितने भी मेरिट्स हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देख लेते हैं
कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड के डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं या होते हैं। तो डिमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस मेथड को आप यूज नहीं कर सकते इन लार्ज एरियाज। देखिए, अगर बड़े बड़े क्षेत्र हैं मतलब पॉपुलेशन साइज बड़ा है, जिस क्षेत्र से हम जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, अगर उसका साइज अपने आप में काफ़ी बड़ा है तो फिर उस केस में 1 बाय 1 करके लोगों से मिलना, पर्सनली मिलना, उनसे डेटा का कलेक्शन करवाना या करना, ये अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो दिस मेथड इज़ नॉट सो सूटेबल फॉर लार्ज एरिया। तो दिस इज़ फर्स्ट डिमेरिट ऑफ दिस मेथड। पहला डिमेरिट यही है कि बड़े क्षेत्र में इस्तेमाल इसका करने में हमें थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अगला मेथड है कि ये एक कॉम्प्लेक्स तरीका भी कहलाता है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स मेथड। वाई इट इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स? बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हमको पर्सनली कलेक्ट करना होता है डेटा को। हमने अभी अभी बात करी थी इलास्टिसिटी में कि लोग अलग हैं, भाषा अलग है, समझने की क्षमता अलग है, तो अलग अलग सवाल पूछना है, जवाब लेना है। देखो, 2-4 लोगों से बातें करोगे, मे भी शुरू में मज़ा आए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप अलग अलग लोगों से मिलकर उनसे जानकारी लोगे, उनसे सवाल पूछोगे, तो होता क्या है कि फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता चला जाता है। आपको अलग लोगों से मिलना होगा, अलग तरह से उनसे जानकारी लेनी होगी, सेम जानकारी होनी चाहिए। तो 1 बाय 1 करके मिलना, डेटा कलेक्शन, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स मेथड है ज़रूर, और इसलिए ये एक डिमेरिट भी कहलाता है इस मेथड का। अगला पॉइंट है, ये मेथड कॉस्टली है, खर्चीला है। क्या क्या खर्च होता है इस मेथड में? तो टाइम खर्च होता है, एनर्जी जाती है इस मेथड में, और मनी भी खर्च होता है। अगेन सेम एक्सप्लेनेशन है, 1 बाय 1 करके लोगों से मिलना है, उनसे डेटा का कलेक्शन करना है, जानकारी प्राप्त करनी है, अलग लोग हैं, अलग तरीके हैं। तो इन सारे केसेस में आपको समय ज़्यादा तो लगेगा ही लगेगा, आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ जाएगा और मेहनत भी लगेगा, तो थोड़ा खर्चीला भी है ये तरीका। तो ये भी एक डिमेरिट है। एंड द नेक्स्ट और द लास्ट पॉइंट ऑफ द डिमेरिट इज पर्सनल बायस्ड। ये तरीका पर्सनली बायस्ड हो सकता है। बायस्ड का मतलब होता है भेदभाव, चीटिंग, पक्षपात, पार्शियलिटी समझ सकते हैं आप। तो इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है, अगर वो इन्फॉर्मेंट से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको वो जानबूझकर अगर बदल देना चाहें कि सही जानकारी उनसे मिल रही है और उसको वो जानबूझ के अपने अकॉर्डिंग कुछ गलत जानकारी है उसके जगह पर कुछ कम दिखाना चाहें या ज़्यादा दिखाना चाहें, तो वो दिखा सकते हैं। क्योंकि इस मेथड में हम पर्सनली डेटा का कलेक्शन कर रहे हैं, किसी और को पता नहीं चल रहा है कि हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो क्या है और पहले व्यक्ति से हमको किस तरह की जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस तरह से ये मेथड बायस्ड हो सकता है। और क्योंकि कोई एक ऐसा मेथड है जिसमें आप पार्शियलिटी कर सकते हो, तो फिर ये तरीका गलत हो सकता है, क्योंकि उस तरीके से प्राप्त की गई जानकारी फिर आपकी उतनी भरोसेमंद नहीं रह जाएगी। तो उसके चांसेस हैं इस मेथड में कि कोई जानबूझ के डेटा गलत करना चाहे तो वो कर पाएगा। और इसी के साथ हमारे इस मेथड के डिमेरिट्स जितने भी थे वो कंप्लीट होते हैं। और डिमेरिट के कंप्लीशन के साथ साथ हमारा जो पहला मेथड चल रहा है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन करने के लिए प्राइमरी डेटा का पहला तरीका, हमने इसको आज फिनिश कर लिया। इसके मेरिट्स, इसके मीनिंग के साथ हमने इसकी सूटेबिलिटीज़ डिस्कस करी, इनका मेरिट और डिमेरिट, इतनी बातें हम लोगों ने फर्स्ट मेथड के बारे में कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारे दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे, जो कि प्राइमरी डेटा के कलेक्शन का सेकेंड मेथड है, जिसका नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सिमिलर टू फर्स्ट मेथड हम उसका भी मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसकी सूटेबिलिटीज़, मेरिट और डिमेरिट। ये सारे काम हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका काम है पहले मेथड को अच्छे से पढ़ लेना और इसके सारे जो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू सूटेबिलिटीज़, मेरिट, डिमेरिट, इन सबको आप अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।